त्यांचंही काम मुलांच्यासाठी आहे, अतिमंद मुलांसाठी आहे. त्यांनी आपले अनुभव, आपलं मनोगत या निमित्तानं व्यक्त करावं. डॉक्टर बजाज और उपस्थित सभी संवेदनशील सदस्य, बेसिकली आज सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो पुरस्कार मुझे मिला है, ये पुरस्कार इंडिविजुअल पुरस्कार नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट को पुरस्कार मिला है, एक ग्रुप को पुरस्कार मिला है। ये उन 200 लोगों को और उस राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी की मेहनत को मिला है। मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इस पुरस्कार को लेना चाहता हूँ। ये मत समझना कि ये मेरा बहुत डॉक्टर बजाज, हाँ ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों से इस बात की बड़ी चर्चा हो रही थी कि काफ़ी मेरे दोस्त, मेरे परिजन मुझे बहुत बधाइयाँ, बहुत विशेष, बहुत धन्यवाद, बहुत कॉन्ग्रेट्स दे रहे थे और मैं भी बड़ी खुशी से उसको एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार तो एक तो कोई पुरस्कार मिला है और मतलब उसको इतने आसानी से कैसे छोड़ा जाए। थोड़ा 15 दिन पुरस्कार के साथ, ये संज्ञा के साथ मैंने बहुत बड़े शान से गुजारे, लेकिन आज वो दिन आ गया है सबके सामने सच्चाई बताने का कि हाँ, लखोटिया सर का काम अभी आपने सुना है, बहुत बड़ा काम है। उन्होंने अपने बलबूते के ऊपर उदगीर में एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। उनको पुरस्कार मिलना ये सही बात है। मुझे पुरस्कार मिलना या मुझे आना, मैंने जिंदगी में कभी पुरस्कार नहीं लिया, आज मिला नहीं, तो इतना बड़ा पुरस्कार डायरेक्ट मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि समझता हूँ। तो सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि ये पुरस्कार उन 200 संवेदनशील लोगों का है, उन राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी के उन सदस्यों का है जिन्होंने पिछले 30 साल से मेहनत करके एक मुख बधिर की मराठवाड़े में एक यूनिक स्कूल, जो कि नांदेड़ के अंदर आप देखोगे कि मराठवाड़े में अगर नंबर 1 स्कूल अगर कोई जाने जाएगी इन बच्चों के लिए तो राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी के, तो उनके कार्य की वजह से आज ये पुरस्कार के लिए मुझे मिला। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई पुरस्कार मिला नहीं है। एक बात, संवेदना अपने आप में बनना एक बहुत बड़ा इतिहास है, उसका भी एक छोटा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। करीब 5 वर्षों से नांदेड़ में राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी के मालपानी मुख बधिर स्कूल में एक शिविर चालू है। उस शिविर का शुरुआत में मुझे पता नहीं था, बट एक दिन मुझे विजय भैया का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मुझे आप इस शिविर में चाहिए, यहाँ एक न्यूरोलॉजी का शिविर चालू है और आपकी उपस्थिति, मुझे लगता है कि आप यहाँ आना चाहिए। उस शिविर में जाने के मेरे 2 रीज़न थे। पहला रीज़न, एक तो विजय भैया का फ़ोन, वैसे ही गन लेके खड़े हैं, मतलब कि विजय भैया को तो ना कर ही नहीं सकते। और दूसरा, मैं एक 4 वर्ष पूर्व इंग्लैंड जाके एक 6 महीने का डेवलपमेंट पीडियाट्रिक्स के ऊपर एक छोटा कोर्स करके आया था। तो मेरा खुद का बहुत इंटरेस्ट था कि इस विषय में मैं कुछ और जानूं। जो हेगड़े मैडम का उन्होंने नाम बताया, मैं उनको जानता हूँ, वो वन ऑफ द बहुत रेपुटेड हिंदुस्तान के टॉप के न्यूरो पीडियाट्रिक्स में से वो एक है बच्चों के, तो सीखो। लेकिन दूसरा एक मन में विचार आया कि कैंप अभी हम कैंप और एक अभी जो हम कैंप का समीकरण देखते हैं कि कैंप और फोटोग्राफी, कैंप और बाकी एक हार, उसमें बाकी सब कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होते हैं और कैंप या पेशेंट को कितना उसका फ़ायदा होता है, ये बहुत अभी तक है। जैसा नांदेड़ में मैंने शिविर अटेंड किया, उससे मुझे बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि कैंप का फ़ायदा किसको होता है, ये क्यों कैंप लगाते हैं। एक्चुअली कैंप अगर हमारे सर में देखा जाए तो कैंप में आधा समय तो सत्कार में चल जाता है, पेशेंट कितने देखते हैं वो बहुत गौण रहता है उसमें। तो इस विचार के साथ और मेरे खुद के इसके साथ मैंने उस कैंप में प्रवेश किया और मित्रों आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैं गया वहाँ पे मैंने देखा कि टोटल डिफरेंट सीनरी है। वहाँ पे ना हार है, ना कोई फोटो है, ना कुछ है, वहाँ केवल काम ही हो रहा था। मैडम सुबह 10 बजे से जो बैठी वो रात में 12 बजे तक केवल 2 बार खाने के लिए उठती थी। जैसा गीता का मुझे वो वाक्य याद आया कि सिर्फ कर्म किए जाए, फल की इच्छा मत रहे। सब लोग, मैडम वहाँ से आते अपने साथ 30 लोगों की टीम लेके आती है, उसमें सारे मुंबई के स्पेशलिस्ट लोग लेके आती है, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपिस्ट, सारों को साथ में लेके आती है, खुद के खर्चे से आते हैं यहाँ केवल काम के लिए। एक जाने के बाद पता चलता है कि ओरिजिनल कैंप क्या चीज़ होती है। वहाँ जाने के बाद पेशेंट का पूरा इवैल्यूएशन, पेशेंट का पूरा राइट फ्रॉम एवरी इन्वेस्टिगेशन, जैसा स्कैनिंग की जरूरत है किसे तो स्कैनिंग, एमआरआई की जरूरत है किसे एमआरआई, किसे फुट की जरूरत है फुट, किसे इवन सर्जरी तक का
न्यूरोलॉजिकल सर्जरी जैसे इपिलेप्टिक सर्जरी बहुत डिफिकल्ट होती है, नांदेड़ में होती है, तो यहाँ से मुंबई ले जाके पेशेंट की सर्जरी करा के वापस लाना टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये एक पहलू। उसके बाद हमने शुरुआत में देखा था कि मेडिसिन का बहुत बड़ा दिक्कत आता था पेशेंट को, तो मैडम से ये जब बात डिस्कस किया तो मैडम ने बोला कि हमने अगर पेशेंट बीच में अगर मेडिसिन परचेस नहीं कर सकता है तो हम उन्हें 6 महीने की मेडिसिन फ्री में देंगे, जिससे कि वो कंटिन्यू रखे, जिससे कि वो पेशेंट का क्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल पेशेंट की ऐसी चीज़ रहती है कि जो वर्षानुवर्ष ट्रीट करते रहना पड़ता है। और इसी विचारों से मैडम ने वो क्या किया। मैं 1 मिनट के लिए तो मैंने सोचा कि मैडम ये सब कर क्यों रही है और किन के लिए कर रही है। हमारे हिसाब से मंद बुद्धि बद्धे बच्चे यानी देश के ऊपर एक बोझ है, देश के ऊपर ही नहीं, इवन उनके परिवार के ऊपर, इवन उनके माँ बाप के लिए भी वो बोझ समझते हैं अपने आप को। अगर एक आध मंद बुद्धि बच्चा अगर घर पे गया, अब घर पे पैदा हो गया, तो आप उनकी परेशानी जाने, माँ बाप का जीना बहुत दुर्लभ हो जाता है। और ऐसे बच्चों के लिए मैडम वहाँ से आके खुद के खर्चे से हर कैंप में 8 से 10 लाख रुपए खर्च करना, ये मुझे पहले तो पागलपन लगा कि क्यों कर रही है। इस पर उनके साथ शेयर करने लगा, तब पता चला कि इन बच्चों में भी एक संवेदना होती है, इन बच्चों में भी एक, अगर उनको जैसा मोदी जी ने परसों कहा था कि ये विकलांग मत कहिए, इन्हें दिव्यांग कहिए। और ये बच्चे जो मुझे परसों यहाँ होटल के ऊपर एक छोटा सा कार्यक्रम लेते नांदेड़ में, कुछ अन्य बच्चे हैं जो करीब 6 से 7 साल के हैं, उनका हम ऑर्केस्ट्रा बनाने की सोच रहे हैं। तो उन अन्य बच्चों का अगर आप आवाज़ सुनेंगे और उनके गाने के बोल अगर सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे मित्रों। तो मुझे तब पता चला कि ये विकलांग नहीं है, ये सचमुच दिव्यांग है और इन्हें थोड़ा तराशने की जरूरत है। वो तराशेंगे बहुत थोड़े समय के लिए। अगर आपको सचमुच खुशी दिखाना है और वो खुशी का अनुभव करना है, आप उनके साथ गुजारिए, उन बच्चों के साथ गुजारिए और उनके चेहरे पे आप खुशी लाइए। वो खुशी आपको इतनी खुशी देगी, मैं बिलीव करो, आप मेरे साथ काम करिए, आप उनकी खुशी के अंदर अपनी खुशी देखो, आप कोई खुशी देखने की जरूरत नहीं है। बाकी सब चीज़ें कुछ समय के लिए आपके साथ है, बाद में कुछ काम आने वाला नहीं। ये सारी चीज़ देखते हुए मुझे सचमुच उस दिन से मैंने एक भी दिन कैंप का मिस नहीं किया। ये कैंप देखते हुए मुझे हमेशा ये लगता था कि यह कैंप का खर्चा बहुत ज़्यादा था, करीब 8 से 9 लाख हर कैंप में खर्चा आता था। इतना खर्चा दिया करना, अच्छा मैडम ने हमें कभी ये नहीं कहा कि आप हमें पैसे दीजिए, लेकिन जब भी मैडम जाती थी तो हमें उनके सामने बिल पेश करना पड़ता था कि सिटी स्कैन के 1000 लाख रुपए हुए, हमारा है कि 50,000 हुए हैं, इसके हम उनसे पैसे लेते थे हर कैंप में। ये बात मुझे बहुत अजीब लगती थी, मुझे विजय भैया को, निर्मल सर को, हम हमेशा ये सोचते थे कि कितनी लाचार है कि उनसे पैसे हम किस लिए ले रहे हैं, नांदेड़ के बच्चों के लिए। वो किस लिए यहाँ आके अभी तक 70-80 लाख रुपए किस लिए लगाए, नांदेड़ के लिए लगाए। तो नांदेड़ के लोगों का ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी कुछ अपने पास से दें। यही विचार हमें 1-2 साल बहुत सताया। उसके बाद हमने सोचा कि इसके उपाय क्या, पैसे का उपाय पैसों से ही होता है, ऐसे तो होगा नहीं। अगर आज किसी ने 50,000 दिया तो वो कल मेरे पास सामने नहीं आएगा, वो बोलेगा क्या लगा कि 1 बार दे दिया बहुत हो गया तेरा। ये विचार करके, और हमेशा ऐसा होता है कि मैं जब भी तकलीफ में होता हूँ या मुझे ऐसे कोई बहुत सीरियस दिमाग सोचने वाला जब मुझे कोई चीज़ होती है, मैं जिंदगी में कभी सोचता नहीं हूँ। मैं सोचने का चाह मेरे छोटे भाई संजू पे डाल देता हूँ कि भाई तू सोच, तू मुझे सोल्यूशन बता। मैं ऐसा कुछ भी मुझे क्रिटिकल प्रॉब्लम आया है, मैं वो पूरा लेता हूँ, वो ऑफिस में बैठता है, मैं उसके सामने रख देता हूँ। यही वैसे ही हुआ, मैंने ये सारा प्रॉब्लम लिया, मैंने बोला कि भाई संजू तुझे ये करना है, मुझे साल के 10 लाख रुपए जमा करके देना है। बाद मेरे पास आया कि एक छोटा सोल्यूशन मिला है। बोला क्या? तो बोले ये अकेले का काम नहीं है, ये अकेले या 2 आदमी से काम होने वाला नहीं है, इससे हमें ग्रुप चाहिए। तो बोला तू जो सोच, तुझे जो करना है कर। उसने बोला कि क्यों ना हम 100 लोगों के 2 ग्रुप बनाए, 100 लोग इस कैंप में हेल्प करेंगे, 100 लोग उस कैंप में हेल्प करेंगे। उनसे उसी टाइम हम ये बोल के पैसे लेंगे कि आपको साल में एक बार 5,000 देना है। मैं मन में सोचा यार मैं टिकट बेचने जाता हूँ 250 रुपये के, तो लोग 3 बार भगा देते मुझे कि 250 रुपये कहाँ से दें, ये तुझे 5,000 कौन दे। लेकिन उसका विश्वास था, वो बोला ऐसा नहीं होगा, तू नांदेड़ के लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। मतलब देख तेरी कोशिश है, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मुझे पैसे से मतलब है। और मित्रों आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने वो चीज़ इंट्रोड्यूस की, उसके कुछ चंद दोस्तों के सामने उन्होंने वो चीज़ रखा, और देखते देखते 3 से 4 दिन में हमारे पास पैसों का ओघ शुरू हुआ। जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे खुद को कहीं जाना नहीं पड़ा, मैं एक भी आदमी के पास पैसे नहीं मंगाए, मुझे लोग किया, उस कैंप को आगे बढ़ाया। मित्रों इस बात पे मुझे कुछ
चीज़ें और कहना चाहता हूँ मैं कि जैसा संवेदना ग्रुप हमने बनाया है, लेकिन देश में जैसा अभी हम बाकी चीज़ों के बारे में बहुत जानते हैं, हम सोशल जो एस्पेक्ट रखते हैं, हमारा सोशल काम करने का तरीका बड़ी अजीब होता है। हमने सोशल हम रिटर्न गिफ्ट की तरह करते हैं कि भाई आज मैंने जाके अनाथ आश्रम में खाना खिला दिया तो मेरे 3 महीने के पाप धुल गए, कल मैंने 4 चद्दर बांट दिए तो मेरे 2 महीने के पाप धुल गए, मैंने आज 25,000 दे दिया। लेकिन ये सोशल वर्क नहीं होता। सोशल वर्क आपको मन से और कुछ कॉन्क्रीट करें तो उसका कुछ आपको उपाय मिलेगा। तो मुझे ये बोलना है कि हम समाज, हमारे पास बहुत से पार्टीज होते हैं, सब मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ जो हम अगर सब समाज अगर मिलके करें तो हम ये मेंटल रिटार्डेड का प्रॉब्लम 70-80% कम कर सकते हैं। प्रगत देशों के अंदर जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका के अंदर इसका प्रमाण बहुत कम हो गया है। जैसा सिंपल मैसेज, हम बर्थडे पार्टीज बनाते हैं, हम किटी पार्टीज बनाते हैं, हम बहुत से पार्टीज बनाते हैं, वो पार्टी बनाइए, उसमें कोई दो राय नहीं कि आप आपका एंजॉयमेंट करें। साथ में जैसा थीम रखते हैं, बहुत आजकल एक थीम बहुत कंसेप्ट निकल गया है, राजस्थानी थीम, कर्नाटक थीम, वो थीम और आप कर सकते हो। आपके माध्यम से ये समाज में फैल जाएगा, एक वेव की तरह उससे लो ना, आप एक छोटा छोटा काम करते हो। जैसा आपको पता है कि हम हिंदुस्तान के अंदर मूंगफली का बहुत बड़ा लोड है और ये लोड भी हम पूरा खत्म कर सकते हैं अगर 10-15 साल का हम कार्य करें। आज इंग्लैंड के अंदर देखा बहुत रेयरली कोई मूंगफली मिलता है। अगर एक हाथ बहरे बच्चे को, अगर हर बच्चे को हमने महीने भर पैदा होने के 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर उसका कान का टेस्ट कर लेते हैं और उसकी आवाज उसको सुनाई देता है या नहीं देता। आजकल मशीन आए हुए हैं, छोटे छोटे मशीन से जो आपको बता देंगे कि बच्चा सुन सकता है या नहीं सुन सकता। अगर ये चीज आपको महीने 2 महीने में पता लग गई तो आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उसके ऊपर उपाय है। और इस तरह आप ये बहुत बड़ा लोड, समाज का बहुत बड़ा लोड आप ये यहाँ से समाज से निकाल सकते हो। उसके लिए आप सबको कोशिश करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा चीज आपसे नहीं मांग रहा हूँ। आप तो अगर कोई मेंटल रिटार्डेड बच्चा अगर ध्यान में आता है कि कोई बच्चा साल भर में नहीं बैठ रहा है या 1.25 साल में अपने माँ बाप को नहीं पहचान रहा है या उसकी गर्दन बैठने में थोड़ा लेट है, आप इमीडिएट कोई पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करिए। उसको अगर उस पीरियड में अगर हम इलाज कर देते हैं तो हम उसका 50% डिसेबिलिटी रोक सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, ये देश के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। इसका ये बोझ हम और आप सब मिलकर अगर निकले तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निकलेगा, इसका हल निकलेगा, इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, यहाँ महिला वर्ग बैठी है, महिला वर्ग से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि महिला वर्ग का एक इन बच्चों के प्रति अपनी एक आस्था होती है। महिला वर्ग में वैसे उसको हर चीज टाइम पे हवा रखता है और वो बेचारी दबकी हुई महिला, मैं महिला पावर के लिए बता रहा हूँ। महिला अगर पावर में आ जाए तो क्या कर सकती है, इसकी बात आपको देना चाहता हूँ कि वो पुरुष बहुत कड़ा है। हर बार में वो महिला को टोकता है, ये टाइम पे नहीं है, ये टाइम पे नहीं है, या अभी क्यों नहीं है, या ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, गर्म पानी क्यों, ये ठंडा पानी क्यों। इस तरह एक बार जब वो देखा कि महिला तंग आ गई कि रोज रोज का क्या किरकिर है इससे, एक तो खुद काम नहीं कर रहे, हमें काम नहीं कर रहे थे। एक दिन बाथरूम में पानी ठंडा था, वो पुरुष आया, जोर जोर से आया, उसने बोला कि ये पानी ठंडा क्यों है, गर्म क्यों नहीं है। महिला ने ये पानी गर्म क्यों नहीं है, तो उसने महिला ने भी अपना ये लपेटा, बोले नहीं है, क्या करोगे, तो ठंडे से नहा लूंगा। तो ये बात ध्यान रखिए, पुरुष लोग बिल्कुल मैडम से डिस्कस किया, उन्होंने यही कहा कि अगर कुछ गाँव की अगर महिलाएं तैयार होती है तो उन्हें हम ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। इन बच्चों के साथ आप आके कुछ दिन बिताइए, इनका छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं, इन्हें मेडिसिन समझाना होता है, इनका छोटा छोटा फिजियोथेरेपी होता है, इनका ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है। तो आप एज एन हाउसवाइफ आपकी भी एक दायित्व बनती है, आपका भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी बाहर आइए और थोड़ा बहुत इनके साथ काम करिए। मैं दूसरी चीज संवेदना के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि संवेदना ये कोई पैसे वाला ग्रुप नहीं है, ये कोई बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव या इसमें कोई अध्यक्ष है या ऐसा कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है। हंसो तो मुस्कुराना, मुस्कुराती है जिंदगी, प्यार दो तो समझ आती है जिंदगी, हाथ बढ़ाओ तो पास आती है जिंदगी, जिस नज़र से देखो वैसी नजर आती है जिंदगी, नजरिया बदलते ही बदल जाती है जिंदगी। दोस्तों, हमें इन बच्चों का जिंदगी बदलना है और मैं आह्वान करता हूँ कि आप सबके साथ हम ये करके दिखाएं। धन्यवाद। डॉक्टर साहेबांनी अगदी थोडं मिस्त्रीचे थोड्या वेगळ्या पद्धतीने सांगितलं, पुरस्कार पहिल्यांदाच मिळाला असं ते म्हणाले, पण डॉक्टर साहेब तुला पुरस्कार मिळतील कारण फाउंडेशन दिलेला पुरस्कार आणि फाउंडेशन तुमचं पक्क पुरस्काराचं, तेव्हा आता भरपूर पुरस्कार तुम्हाला निश्चित मिळतील अशी शुभेच्छा या ठिकाणी देतो आपल्या सर्वांच्या वतीने। यानंतर
एक पारितोषिक